नमस्कार। कृषि जगत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित जानकारी अपने स्टूडियो में विभिन्न विषयों पर आधारित संबंधित विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे जानकारी दिलाने का भरसक प्रयास करते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है डॉक्टर शैलेश सूद जी। डॉक्टर सूद साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपका डॉक्टर साहब से परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर शैलेश सूद जी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है और आज हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे आलू की विभिन्न प्रजातियों को लेकर के। हमारा आज का विषय है भोज्य एवं विधायन आलू एवं मूल्यवर्धित उत्पाद। वैसे तो आपको विषय सुनकर बहुत जटिल लग रहा होगा, लेकिन इसको सरल भाषा में हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे कि आलू में भोज्य एवं विधायन की क्या किस्में होती है और मूल्यवर्धित उत्पाद क्या होता है। लेकिन इससे पहले हम आलू की पृष्ठभूमि के बारे में डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आलू आज जिसे कहते हैं सब्जियों का राजा माना जाता है, लेकिन सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आलू भारत की ही मूल रूप से फसल है, और यदि नहीं तो यह हमारे देश और प्रदेश की फसल किस प्रकार बनी? सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आपने जो प्रथम प्रश्न ही पूछा है बहुत रोचक है, और मेरा मानना ये है कि जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको आलू के बारे में इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आलू जो है वो हमारे ना देश की फसल है ना प्रदेश की फसल है। ये फसल बाहर से हमारे प्रदेश में और देश में लाई गई है, और ये कैसे हमारे प्रदेश और देश में आई ये भी एक बहुत रोचक इसके पीछे की कहानी है। जब यूरोपियन सेटलर हमारे भारतवर्ष में आए यहाँ पे, तो क्योंकि आलू उनकी प्रमुख फसल थी यूरोप में, तो वो अपने साथ आलू को भी लेके आए। और क्योंकि उनको पहाड़ी क्षेत्रों में रहना बहुत पसंद था, तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने किचन गार्डन में और अन्य जगह में आलू की खेती करवाई, और धीरे धीरे आलू जो है वो सबकी फसल बन गई। और आज ये आप देखें तो पूरे देश और प्रदेश में आलू की खेती की जाती है। डॉक्टर साहब, ये तो हुई आलू की पृष्ठभूमि। अब जैसे कि मैंने प्रारंभ में एक शब्द का प्रयोग किया कि आज आलू सब्जियों का राजा है, तो ये राजा कैसे बना? ये फिर से बहुत अच्छा आपका सवाल है कि देखिए, आलू जब बाहर से आई ये फसल, तो कोई भी सोचेगा कैसे ये सब्जी का राजा बन गया। लेकिन आलू की अगर आप खासियत देखें तो आलू में इतने गुण हैं कि आप किसी भी सब्जी के साथ मिला दीजिए, आलू सब सब्जियों के साथ रल मिल जाता है। और टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आप चाहे आलू की अलग से सब्जी बना लीजिए, किसी सब्जी के साथ मिला लीजिए, या फिर आलू को तड़क के बना लीजिए, आलू को किसी चीज में और उपयोग कर लीजिए। कोई भी ऐसी सब्जी नहीं होगी जिसमें आलू नहीं डल सकता है। तो इसी तरह से क्या हुआ, इसकी विशेषताओं की वजह से धीरे धीरे ये इतना फैल गया, सबने आलू को पसंद करना शुरू कर दिया। और दूसरी खास बात कि आलू की उपज बहुत अधिक होती है, और इसकी जो मूल्य रहता है वो सबके करीब रहता है, सब उसको खरीद सकते हैं, सबके पहुंच के नजदीक रहता है। तो इस वजह से आलू जो है वो सब्जियों का राजा बन गया। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि सब्जियों में तो प्रयुक्त होता ही है, लेकिन यदि आपका व्रत है तो फलाहार में भी प्रयोग होता है। और आपको पता है कि आजकल बच्चे जो है ये स्नैक्स वगैरह का बहुत ही आनंद लेते हैं, तो इस तरह इसका सब्जियों में राजा बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, अब हम जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि हम विभिन्न प्रजातियों की बात करेंगे। यदि हम आप अपने देश के बारे में बात करें, हम अपने प्रदेश के संदर्भ में बात करें, तो इसकी खेती कैसे प्रारंभ हुई और कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो आज जो है इसके उत्पाद में प्रयोग की जा रही है? देखिए, अगर हम बात करेंगे कि आलू की खेती हमारे देश या प्रदेश में कैसे शुरू हुई, तो इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हमारी फसल नहीं है और बाहर से लाई गई फसल है। और जैसा कि अगर हमारे शोध संस्थान की बात करें तो CPRI एक इकलौता पूरे भारतवर्ष में संस्थान है जिसके कि अलग अलग राज्यों में 7 केंद्र हैं।
अब 6 केंद्र हैं और एक स्टेशन है, जैसा कि हमारा कुफरी स्टेशन यहाँ शिमला में है, और 6 केंद्र जो हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं। तो वहाँ पे शोध कार्य होता है। और CPRI जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट 1949 में 1949 में की गई। तो तब से लेके अब तक जो है हमने प्रजातियों के विकास व अन्य जो भी संबंधित जानकारी आलू की खेती के लिए हो सकती है उस पर शोध कार्य किया है। और विभिन्न प्रजातियां विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकसित की गई हैं। तो उन प्रजातियों में अगर आप देखें तो जैसे कि अगर हम हमारे प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पे आलू की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में भी और मैदानी क्षेत्रों में भी की जाती है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे खेती गर्मियों के दिनों में, जिसको कि हम खरीफ ऋतु कहते हैं, तब की जाती है। और अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, जैसे हमारे कुछ जो ये हैं एरियाज, वहाँ पे ऊना की अगर हम बात करें, ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो वह मैदानी क्षेत्र में आता है। तो वहाँ पे आलू की खेती जो है वो विंटर के दिनों में की जाती है, सर्दियों के दिनों में की जाती है, जिसको कि हम रबी सीजन की खेती बोलते हैं। आज डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत हैं और भिन्न भी है, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं ऊंचे पर्वतीय और कहीं मैदानी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जाऊँगा, हम मैदानी इलाके की ओर चलते हैं। जो हमारा समतल क्षेत्र होता है, मैदानी इलाका होता है, गर्म इलाका होता है, उसमें कौन सी प्रजातियों का प्रयोग किया जाता है जिससे जो हमारा किसान बागवान एक अच्छी फसल ले सके? देखिए, अगर हम प्रजातियों के चयन की बात करें तो जैसे कि आपने खुद ही बताया कि हमारा जो प्रदेश है वो भौगोलिक स्थितियों की वजह से कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मैदान है, कहीं मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें वैरायटीज या प्रजातियों की, देखिए कुफरी ज्योति एक ऐसी हमारी पुरानी प्रजाति है, 1968 की प्रजाति है, जो अभी तक किसानों द्वारा लगाई जाती है। और इस प्रजाति की अडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक हर जगह लगाई जाती है। लेकिन इस प्रजाति की कुछ अब दिक्कतें इसमें आना शुरू हो गई हैं। जैसे कि अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पिछेता झुलसा एक मुख्य रोग है आलू में। और ये जो कुफरी ज्योति हमारी प्रजाति है, ये पिछेता झुलसा के लिए अब इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो लगभग खत्म हो गई है। तो इसके लिए हमने इसके जो अल्टरनेटिव प्रजातियां हैं वो विकसित की गई हैं। अगर हम बात करें ऊपरी क्षेत्रों की या मध्य क्षेत्रों की, तो मध्य पहाड़ी क्षेत्रों की, तो उनमें कुफरी हिमालयनी, कुफरी गिरधारी ऊपरी क्षेत्रों के लिए, कुफरी हिमालयनी और हमारी एक नई प्रजाति कुफरी करण, ये मध्य क्षेत्रों के लिए, मध्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि इनमें जो पिछेता झुलसा की रोग रोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने विभिन्न प्रजातियों का विभिन्न क्षेत्रों के को मध्य में रखते हुए आपने इसके बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लगातार शोध कर रहा है विभिन्न प्रजातियों के ऊपर, तो वो हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देख करके किन प्रजातियों पर और शोध किया जा रहा है जिससे हमारा किसान एक अच्छी फसल ले सके, एक कंज्यूमर जो एक उपभोक्ता है वो अच्छा उत्पाद ले सके? क्योंकि देखिए, हेल्थ कॉन्शियस आज के समय में हमारा जो उपभोक्ता वो बहुत बन गया है। तो उपभोक्ता का भी ध्यान रहे, किसान का भी ध्यान रहे, इस पर आपका, क्योंकि देखिए आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है, केंद्रीय आलू जो हमारा अनुसंधान क्षेत्र है, आलू अनुसंधान संस्थान में आप कार्यरत हैं, तो उस पर कौन कौन से निरंतर शोध हो रहे हैं जिससे दोनों ही हमारा किसान भी और उपभोक्ता जो है लाभदायक हो सके? देखिए, फिर मैं बोलूँगा कि आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है। तो अगर हम बात करें कि किन किन सेगमेंट में हमारा शोध कार्य चल रहा है ताकि विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रजातियां विकसित की जा सके या गुणवत्तापूर्वक प्रजातियां जो हैं हमारे किसान भाइयों को मिल सके, तो अगर हम प्रदेश और देश दोनों की बात करें तो हमारा जो अभी प्रजातियों के ऊपर जो विकास का कार्य चल रहा है उसमें विधायन के लिए प्रजातियां जो कि प्रोसेसिंग सेगमेंट के लिए जाती हैं, जिससे चिप्स, फ्रेंच फ्राइज या इस तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जैसे मैंने बोला रोग रोधक प्रजातियां, वो एक हमारा कार्य है। अगर हम बात करें अर्ली बल्किंग जो कि जल्दी पकने वाली प्रजातियां या जल्दी अवधि में लेने वाली प्रजातियां, उस पे हमारा कार्य चल रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर प्रजातियां, इस सेगमेंट में भी हमारा कार्य चल रहा है। तो इस तरह से विभिन्न सेगमेंट हैं जिसमें हमारी प्रजातियां हमारे किसानों के लिए विकसित की जा रही हैं। इसका मुख्य जो बिंदु है वो ये है
कि अगर हम बात करें कि गुणवत्तापूर्ण प्रजातियां जो आपने बात की, जी। तो जो पोषक तत्वों का आप ध्यान रखा जा जी, रहा जी, है, जी, जी। तो उससे क्या है कि हमारे खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा की तरफ भी ध्यान हमारा है, जी। ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं जी। और जो किसान भाई हैं वो खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा पे भी ध्यान रहे, जी, और दोनों ही जो है इसमें बिंदु जो है वो ध्यान कवर में हो। डॉक्टर साहब, जैसा कि पोषक तत्वों की बात आई, क्योंकि देखिए किसी भी उत्पादन के लिए मिट्टी जो है, मृदा, वो उसका स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या इसके उत्पादन के लिए भी मृदा परीक्षण होना अति आवश्यक है? आपने बिल्कुल सही बात कही है। किसी भी फसल के लिए, आलू के लिए ही नहीं, कोई भी फसल अगर कोई किसान भाई हमारा लगाता है, किसी क्षेत्र में लगाता है, देखिए मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता या मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति है वो हर क्षेत्र की अलग अलग रहती है। जी। तो उसको किस तरह से मिट्टी में कितना फर्टिलाइजर डालना है, उसके लिए पहले मिट्टी का टेस्ट करवाना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो मृदा का परीक्षण जो है वो हर क्षेत्र में जरूर होना चाहिए, और लगभग अगर देखा जाए तो जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ तो लगभग हर क्षेत्र में मृदा परीक्षण की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमने आलू की पृष्ठभूमि, आलू की प्रजातियों पर हमने संक्षिप्त में बात की, क्योंकि कार्यक्रम का विषय थोड़ा सा जटिल है, भोज्य एवं विधायन आलू एवं मूल्यवर्धित उत्पाद। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स करके, कि भोज्य आलू क्या है, विधायन आलू क्या है, और ये जो मूल्यवर्धित उत्पाद है ये क्या है, इसको थोड़ा सा सरलीकरण करके हमारे सभी किसान बागवान भाइयों को बताएं। देखिए, अगर हम भोज्य आलू की बात करें, जी। जो भी आलू हम बाजार से खरीदते हैं, घर में सब्जी बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, जी। उसको हम भोज्य आलू कहते हैं। जी। विधायन आलू की अगर हम बात करें तो विधायन आलू अलग एक सेगमेंट है, अलग कैटेगरी है, जिसका उपयोग प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है, जैसे कि चिप्स हो गए, आपके फ्रेंच फ्राइज हो गए, या अन्य मूल्यवर्धित उत्पाद हो गए। जी। और अगर हम बात करें वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, तो उसकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, और अभी अगर आप देखें तो आलू से कई तरह के उत्पाद जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। आलू से दलिया, आलू से मिठाई, आलू से आपके स्टार्च एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिससे कि प्लेट्स बनाई जा रही हैं, चम्मच बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से कई शोध कार्य चल रहे हैं, जिससे कि आलू से विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए जा सके और किसानों की आमदनी जो है वो उससे बढ़ सके। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भोजन के साथ साथ इसका अलग अलग तरीके से भी प्रयोग किया, जैसा कि आपने कहा कि इससे प्लेट्स बनाई जा रही है या दूसरे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रजातियों को लेकर के, जैसा कि हमने बात करी भोज्य आलू को लेकर के या विधायन आलू, इनकी प्रजातियों के बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, अगर हम भोज्य आलू की प्रजातियों की बात करें तो हमने अपने प्रदेश के लिए प्रजातियों का ऑलरेडी हमने कुछ जिक्र किया, जैसे कि कुफरी ज्योति, कुफरी हिमालयनी, कुफरी करण और कुफरी गिरधारी। ये तो प्रजातियां ऐसी हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। अगर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो हमारे प्रदेश के मैदानी क्षेत्र हैं या पूरे देश के मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे अगर हम प्रमुख प्रजातियों की बात करें जो पुरानी हैं लेकिन अभी तक भी प्रमुख हैं, उसमें आती हैं कुफरी बहार, कुफरी ख्याति और कुफरी लवकार, कुफरी सूर्या। और अब अगर नई प्रजातियों की बात करें जिनका बीज अभी कुछ समय पहले से मिलना शुरू हुआ है, तो उसमें आती हैं कुफरी नीलकंठ, कुफरी मोहन, कुफरी संगम और कुफरी चिप्सोना 4। तो इस तरह की प्रजातियां हैं जो कि पूरे देश में उगाई जा रही हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दी विभिन्न प्रजातियों के ऊपर, क्या इन प्रजातियों के अलावा आपका संस्थान अन्य प्रजातियों पर भी शोध कर रहा है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा जो अभी मुख्य बिंदु है प्रजातियों के विकास का, वो डिफरेंट सेगमेंट्स या डिफरेंट कैटेगरीज है, लेकिन जैसा कि हमारा आज का विषय है भोज्य और विधायन, बिल्कुल सही, तो भोज्य आलू की प्रजातियों की हमने बात की। अब मैं थोड़ा सा विधायन आलू के बारे में बताऊंगा। विधायन आलू की जो प्रजातियां हमने विकसित की हैं, उसमें कुफरी चिप्सोना सीरीज की प्रजातियां हैं, जैसे कुफरी चिप्सोना 1 है,
कुफरी चिप्सोना 2 है, कुफरी चिप्सोना 3 है, कुफरी चिप्सोना 4 है। जी। ये प्रजातियां तो चिप्स के लिए हैं। जी। और अगर हम फ्रेंच फ्राई की बात करें, जो कि बच्चे बहुत पसंद बहुत करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बच्चे ही नहीं बड़े अब तो भी बहुत बिल्कुल पसंद बुजुर्ग करते भी हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो फ्रेंच फ्राई में कुफरी फ्राइसोना और कुफरी फ्रायोम, कुफरी फ्रायोम हमारी नई प्रजाति है फ्रेंच फ्राइज के लिए। जी जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो हमने विभिन्न प्रजातियों के बारे में जाना, चाहे वो भोज्य में थी चाहे वो विधायन में थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक किसान बागवान यदि इन प्रजातियों के विषय में जानकारी प्राप्त, वैसे तो ये अपने आप में कहना बहुत गलत होगा क्योंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सूचना का विस्फोट त्वरित होता है और सूचना प्रौद्योगिकी का दौर है, कोई भी इसमें अछूता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऐसे क्षेत्र, जैसे कि मैंने कहा पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ इतने ट्राइबल एरियाज़ है, इंटीरियर एरियाज़ है, वहाँ अभी भी मैं कुछ कह सकता हूँ कि कुछ हद तक हमारे किसान अनुभवी भी होंगे। इस तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए शोध के साथ साथ आपका संस्थान और क्या कर रहा है? देखिए, शोध के अलावा हमारा संस्थान जो है वो किसानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता है। साथ में हम अपने जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है या अन्य जो विभाग हैं उनके थ्रू नई प्रजातियों की जानकारी या जो भी रोग हैं, रोगों के रोकथाम के लिए जो भी सूचना है उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती है। हमारी अपनी CPRI की SMS सर्विस है, जिसके थ्रू जो किसान हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको SMS के माध्यम से नई प्रजातियों या अन्य जानकारी, आलू की खेती से लेके जो भी जानकारी उनके लिए चाहिए वो SMS के माध्यम से मैसेज के थ्रू उनके पास पहुंचाई जाती है। जी डॉक्टर साहब, ये जो उत्पाद के लिए विभिन्न प्रजातियों की आपने चर्चा की, उनके बारे में जानकारी दी, इन प्रजातियों की उपलब्धता, इनका बीज किस प्रकार से हमारा किसान बागवान कहाँ से प्राप्त कर सकता है? यदि मान लीजिए कोई लाहौल स्पीति क्षेत्र का हमारा किसान है तो उसको उपलब्धता कैसे रहेगी? यदि मैदानी क्षेत्र का हमारा है, क्योंकि यदि हम बात करें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की तो उसका केंद्र तो शिमला में, तो उसकी उपलब्धता किस प्रकार से रहती है? देखिए, हमारा जो कार्य है वो शोध से, हमारा कार्य है शोध करना, जी जी जी, प्रजाति बनाना। जी। उसके बाद जो कार्य रहता है ब्रीडर सीड या जो जनक बीज है उसका उत्पादन करना। उसका उत्पादन हमारे विभिन्न केंद्र, जैसे मैंने बताया हमारे 6 केंद्र हैं विभिन्न राज्यों में, तो उन केंद्रों में जनक बीज जो है उसका उत्पादन किया जाता है जी। और उस बीज को फिर जो भी हमारी राज्य सरकारें हैं उनके द्वारा जो इंडेंट दिया जाता है उस बीज को उनको प्राप्त करवाया जाता है। फिर जो स्टेट के हमारे, चाहे वो एग्रीकल्चर विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है, वो उस जनक बीज से आगे 2 या 3 बार मल्टीप्लाई उसको करते हैं ताकि उसको फाउंडेशन और सर्टिफाइड सीड बनाते हैं। वो बीज फिर स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से किसानों तक पहुंचता है। तो ये एक चेन है जिसके माध्यम से किसानों तक बीज जो है वो पहुंचाया जाता है। और वैसे भी कृषि और बागवानी हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज है, इन डिपार्टमेंटों के माध्यम से बीज की उपलब्धता रहती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि विभिन्न प्रजातियों के साथ साथ इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए भी, तो रोगों की रोकथाम के लिए आप कोई थंब रूल हमारे, क्योंकि किस प्रकार से, यदि मान लीजिए जैसे आपने विभिन्न प्रजातियां बताई, उसका उत्पादन हमारा किसान बागवान करता है, उसमें जब रोग लगता है तो उसका कोई पहचान के लिए कोई थंब रूल है जिससे हमारा किसान बागवान को पता लग सकता है कि ये मेरे जो है उत्पाद में इस तरह का रोग लगा है और वो त्वरित जो है संबंधित विशेषज्ञ से उसके उपचार के लिए जो है जानकारी प्राप्त कर सके? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो मुख्य रोग आलू में आता है पहाड़ी क्षेत्रों में पिछेता झुलसा है, जिसको लेट ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा रोग है जो आलू की फसल को 1 हफ्ते के भीतर ही पूरा बर्बाद कर देता है। तो इसके लिए हमारे संस्थान ने काफ़ी कार्य किया है और एक फोरकास्टिंग मॉडल भी इसका बनाया है, जिससे कि क्या होता है कि वेदर पैरामीटर, जो हमारे वेदर पैरामीटर रहते हैं, क्या उसमें क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके माध्यम से पहले से ही हम बता देते हैं कि अब ये बीमारी जो है आने वाली है और किसान भाई जो हैं वो इसके उपचार के लिए ये स्प्रे जो हैं वो करें। और इसके उपचार के लिए पहला तो उपचार ये रहता है कि हम ऐसी प्रजातियां किसानों को दें जो कि रोग रोधक क्षमता जिनमें बहुत अधिक हो, और अगर फिर भी उसमें उनका रोकथाम नहीं होता है, बीमारी फिर भी फैलती है, तो इसके लिए कुछ केमिकल फंजीसाइड हैं
जैसे रीडोमिल है तो उस तरह के, या डाइथेन है तो उसकी फिर स्प्रे करवाई जाती हैं। लेकिन स्प्रे करना जो है थोड़ा महंगा रहता है, तो इसलिए हम सभी किसानों को यही सलाह देते हैं कि वो रोग रोधक प्रजातियां जो हैं उन्हीं का चुनाव करें और उनको लगाएं। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि रोग रोधक प्रजाति का, और आपने साथ में बताया भी किस तरह के पेस्टिसाइड्स भी। डॉक्टर साहब, इस चीज़ को आप भी मानते हैं, हम सभी मानते हैं कि आज जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती का दौर है। तो क्या जैविक खेती के माध्यम से भी आलू का उत्पाद हो सकता है? और जैसा हम कह रहे हैं कि इन फर्टिलाइज़र, इन पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ना हो, उस पर आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पे किसान जो हैं वो फंजीसाइड या इस तरह के केमिकल उपयोग करना पसंद भी नहीं करते हैं, और हम भी नहीं चाहते हैं कि वो इन केमिकल्स का उपयोग अपने खेतों में करें। तो इसीलिए हमारा प्रयास यही रहता है कि हम उनके लिए रोग रोधक प्रजातियां जो हैं उन्हीं के नाम बताएं, और उन प्रजातियों का बीज ही, गुणवत्ता युक्त बीज जो है उसका वो चयन करके अपने खेतों में लगाएं, जिससे कि ये बीमारी ही उनके खेत में फैले ना। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यदि मान लीजिए बीमारी आ जाती है तो क्या पेस्टिसाइड ही उसका एक अंतिम इलाज है, या ऑर्गेनिक तरीके से भी कोई उसका इलाज है? देखिए, अभी क्योंकि मेरा हर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के माध्यम से यही सूचना जो है, डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है किसानों बागों, क्योंकि हम चाहते, देखिए एवरीबडी इज़ हेल्थ कॉन्शियस। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं दवाई से दूर रहूं, ये पेस्टिसाइड युक्त जो है उत्पाद है उससे दूर रहूं। तो ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। तो यदि उत्पाद ऑर्गेनिक माध्यम से उसका उपचार भी है तो मैं चाहूँगा कि वो भी शेयर करें आप। अब देखिए, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो अगर ये बीमारी, देखिए लेट ब्लाइट या पिछेता झुलसा एक ऐसी बीमारी है, इसका जो पैथोजन रहता है वो इतनी फास्ट म्यूटेट करता है या मल्टीप्लाई भी करता है कि उसका रोकथाम ऑर्गेनिक के हिसाब से, अगर हम देखेंगे ऑर्गेनिक खेती के हिसाब से, तो अभी तक वो बहुत मुश्किल है। हालांकि इस पे प्रयास हो रहा है। हमारे संस्थान में ही कुछ ऐसे खेत हमने चयनित किए हैं कुछ केंद्रों में, जहां पे ऑर्गेनिक पोटैटो कल्टीवेशन के लिए कार्य चल रहा है। लेकिन अभी तक मैं उसको ऐसे नहीं बताऊंगा कि वो पूरा मतलब फुल प्रूफ वो उस रोग को खत्म कर सकता है। तभी आपका इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके ऊपर शोध कार्य रहता है जी। और जब शोध होता है तो कोई ना कोई उसका अंततोगत्वा कोई ना कोई परिणाम आता ही है। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों का जहाँ हमने एक शब्द का प्रयोग किया, पानी, क्योंकि देखिए समय पर वर्षा का ना होना, बहुतायत में वर्षा का होना और बर्फबारी का समय पर ना होना, ये सब हमारे पर्यावरण को जो है अपने आप में एक नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या हमारे आलू के, क्योंकि हम आलू के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसमें भी पानी की यदि मान लो कहीं कमी रहती है क्षेत्र में, तो किस प्रकार से सिंचाई की, क्या सूक्ष्म जो हमारी सिंचाई है, टपक सिंचाई है, उस माध्यम से भी इसको पानी की जो है उपलब्धता करवाई जा सकती है, कि इसमें बहुतायत के रूप में इन्हें जो है पानी की आवश्यकता होती है? देखिए, इस बात पे मैं कहूँगा कि अगर हम किसी एक राज्य का अगर उदाहरण लें, तो जैसे गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टपक प्रणाली से ही आलू में सिंचाई की जाती है। तो वहाँ के किसानों और वहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से, और हमारा जो शोध था, हमने वहाँ वो दिखाया है और अपने केंद्रों में भी दिखाया है कि अगर पानी की कमी है तो आप टपक प्रणाली से आलू में पानी दें, उससे उपज भी उनकी ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा आती है उपज भी, और पानी का भी कम उपयोग होता है। और दूसरा हमारा जो शोध रहा है कि हम कम पानी वाली प्रजातियां, कम पानी उपयोग करने वाली प्रजातियां विकसित करें, क्योंकि कुछ क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जहां पे पानी की कमी रहती है। और आलू एक ऐसी फसल है, अगर हम आलू को ही देखें तो आलू में लगभग 80% पानी होता है और 20% शुष्क पदार्थ रहता है। तो आलू के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जो प्रजातियां हमने कुछ नई विकसित की हैं, उनमें कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कम पानी में भी अच्छी उपज देती हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतने जटिल विषय को इतनी सरलता से हमारे किसान बागवान भाइयों को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।